हेलो बच्चों, नमस्कार। अपस्कोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, डार्ट टेस्ट सीरीज़ का फोकस टेस्ट 7 और उसके बायोलॉजी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के साथ मैं आपके सामने आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉटनी सेक्शन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मैच द कॉलम्स का क्वेश्चन है भाई। तो साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला नाम जोसेफ प्रिस्टली का है। जोसेफ प्रिस्टली, तो इन्होंने किया था डिस्कवर ऑक्सीजन को। इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, तो ए का थर्ड हो जाएगा। देन जैन इंजनहाउस, इन्होंने बताया था कि ग्रीन पार्ट्स प्लांट के यही ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फोर्थ। तो ए का 3, बी का 4। देन जूलियस फॉन सैक्स, इन्होंने बताया था कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट सिंथेसाइज शुगर, तो ये सी का आंसर हो जाएगा 1। और वॉन नील, इन्होंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, सो डी का आंसर हो जाएगा 2। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, तो आंसर जो है वो हो जाएगा आपका डी। फोर्थ आंसर हो जाएगा 101। आंसर इज फोर्थ। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इन द एंजलमैन्स एक्सपेरिमेंट द एरोबिक बैक्टीरिया accumulated mainly in the region of green light of the split spectrum, तो ये गलत है। देखिए, जितने भी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंजलमैन का है। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का इन्होंने ही दिया था। क्लेडोफोरा के साथ काम किया था और एरोबिक बैक्टीरिया के साथ काम किया था। तो इन्होंने पाया था कि जब प्रिज्म के थ्रू लाइट को स्प्लिट करके इन्होंने क्लेडोफोरा को इल्यूमिनेट किया, तो एरोबिक बैक्टीरिया जो कि क्लेडोफोरा के साथ सस्पेंशन में मौजूद थे, वो आपके ब्लू और रेड लाइट वाले रीजन में सबसे ज़्यादा इकट्ठा हुए। तो उसका रीज़न ये था कि भाई ब्लू और रेड लाइट वाला जो रीजन है, उस रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा होगा, इसलिए एरोबिक बैक्टीरिया उसी रीजन पर कंसंट्रेट हुए। ओके, सो ग्रीन लाइट लिखा हुआ है, सो दिस इज रॉन्ग। देन ग्राफ ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए डज नॉट शो 1-to-1 ओवरलैप, तो ये बिल्कुल सही है। आपके एनसीईआरटी में ग्राफ बना हुआ है एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, आप देखेंगे तो दोनों ही ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते हैं। ओके, तो एक्शन स्पेक्ट्रम का जो ग्राफ है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ऊपर आता है। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिलीज O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, थर्ड स्टेटमेंट है, तो ये बिल्कुल सही है। जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। There occurs a clear division of labor with respect to light reaction and dark reaction within the chloroplast, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है आपको। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होती है। नेक्स्ट, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कैन लिबरेट O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये गलत है भाई। पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पर वाटर हाइड्रोजन डोनर के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है, H2S होता है, और इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, सल्फर रिलीज होगी, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो सेकंड सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। तो अगर आप ऑप्शन वाइज देखेंगे तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड आंसर है 102। आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो देखिए मॉल्स का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि CO2 जो है वो एसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 103 का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अभी हम लोगों ने बात करी, तो ब्लू और रेड रीजन्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ बताऊं आपको मैं, अगर इस क्वेश्चन में आपको कभी पूछा जाए कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होती है और उसमें व्हाइट लाइट का भी ऑप्शन हो, तो आप व्हाइट लाइट टिक करिएगा। ठीक है, व्हाइट लाइट में ब्लू और रेड से भी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, एसेसरी पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, फर्स्ट ऑप्शन है आर क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। देखिए क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी सारी एसेसरी पिगमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सही है। एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू क्लोरोफिल ए,
देखिए लाइट एब्जॉर्ब करते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करते हैं, वो एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। क्लोरोफिल ए को एनर्जी ट्रांसफर करके देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करते। स्पिन रेजोनेंस की मदद से वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो दिस इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन, इनेबल ए नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड। देखिए ये यहीं पर गलत हो जाता है। वाइड रेंज मतलब रेंज को बढ़ावा देते हैं, पूरी स्पेक्ट्रम को बड़े स्पेक्ट्रम से लाइट एब्जॉर्ब हो पाती है एसेसरी पिगमेंट्स की वजह से। बाकी आगे का हिस्सा जो है फॉर फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ये सही है, ये पार्ट एकदम सही है कि जो आपके एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन या सोलराइजेशन से बचाते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट सही नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट ऑल करेक्ट है, ये भी गलत हो जाएगा। पहला आंसर हो जाएगा 105, आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपके डायग्राम बना हुआ है। तो बहुत ही सिंपल, पहला जो है LHC के साथ यहाँ पर आपको PS2 होगा, ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आया, ये आपका PS2 हो जाएगा, सॉरी PS1 हो जाएगा, और फिर B जो है ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, दिस विल ऑल्सो बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एंड C ये आपका यहाँ पर आपको पता है कि NADP प्लस ये रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADPH प्लस H+, तो C हो जाएगा आपका NADPH प्लस H+। सो A इज PS2, B is electron acceptor, C is NADPH plus H+, and D is PS1। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, 106, आंसर विल बी 3। कमेंट करके बताएंगे सभी लोग कि PS2 में और PS1 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एसिमिलेटरी पावर्स ऑफ द प्लांट सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज आर। तो देखिए NADPH प्लस H+ और ATP, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम एसिमिलेटरी पावर। देखें बोथ का ऑप्शन है, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा 107, आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ ATP सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन प्लांट्स इज कॉल्ड। तो ATP की सिंथेसिस करना सनलाइट की मदद से, ये कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन जो कि आप पढ़ते हैं केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू जब ATP की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो बेसिकली वो फोटोफॉस्फोराइलेशन ही है। क्लोरोप्लास्ट में, थाइलाकॉइड में होता है ये। इसके अलावा एक और टर्म है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और वो होता है आपके रेस्पिरेशन में। ठीक है, रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक, जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की एनर्जी का इस्तेमाल करके ATP बनाया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन में भी है, बट दैट इज नॉट राइट। सो 108, आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, स्टेटमेंट्स हैं और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बोथ ATP एंड NADH प्लस H+ आर सिंथेसाइज्ड इन हायर प्लांट। तो देखो ATP तो सही है, बट NADH प्लस H+ नहीं होता है, NADPH प्लस H+ होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ओनली PS1 इज फंक्शनल, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब होता है तो PS2 और PS1 दोनों ही फंक्शनल होते हैं। स्ट्रोमा लैमेली फ्रेट मेम्ब्रेन लैक्स PS2 एज वेल एज NADP प्लस, सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ओनली ATP इज सिंथेसाइज्ड बट नॉट NADPH प्लस H+। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब होता है, यानी जब सिर्फ PS1 फंक्शनल होती है, उस समय सिर्फ और सिर्फ ATP सिंथेसाइज होता है, ये सिंथेसाइज नहीं होता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Cyclic photophosphorylation occurs when only light of wavelength beyond 680 nanometer are available for excitation. So this is also correct. 680 नैनोमीटर से ऊपर की लाइट जब अवेलेबल होगी तो सिर्फ PS1 चलेगा। ठीक है, रेड ड्रॉप जिसे बोलते हैं। ठीक, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट एंड फिफ्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला आंसर हो जाएगा सभी ऑप्शंस को देखते हुए 109, आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग Z स्कीम। इसमें से कौन सा Z स्कीम के दौरान रिड्यूस होता है? तो रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि क्या रिड्यूस होता है, तो Z स्कीम यानी लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बेसिकली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसमें NADP प्लस,
यही जो है वो रिड्यूस होता है 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर NaDPH प्लस H प्लस बनाता है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा भाई 110 में आंसर विल बी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When sunlight hits the chloroplast then, तो देखिए जब सनलाइट क्लोरोप्लास्ट को हिट करती है तो होगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, जब सनलाइट क्लोरोप्लास्ट को हिट करेगी तो फोटोलिसिस होगा वाटर का, और जब आप जानते हैं कि फोटोलिसिस होता है वाटर का तो प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं, और ये रिलीज ये हो कहाँ रहा है, ये रहा थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए PS2 है तो PS2 के पास ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, यानी कि H2O बेसिकली क्या हो रहा होता है, टूट रहा होता है H प्लस और OH माइनस में। फर्दर इसी से ही जो है ऑक्सीजन रिलीज होती है और प्रोटॉन्स भी रिलीज हो रहे हैं। तो ये प्रोटॉन्स कहाँ पर आकर एकत्रित होते हैं, ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड। ठीक है, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में। बाकी जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके कुछ एक्सेप्टर्स बाहर स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स को पंप कर देते हैं इनसाइड द थाइलाकॉइड ल्यूमेन, जैसे कि प्लास्टोक्विनोन करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में जब H प्लस बढ़ जाएगा तो pH उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखते हैं इंक्रीज इन pH, तो pH में इंक्रीज तो नहीं हो रहा है थाइलाकॉइड ल्यूमेन के, तो गलत हो गया। ए मेजरेबल डिक्रीज इन pH इन द थाइलाकॉइड ल्यूमेन रिलेटिव टू स्ट्रोमा अकर्स, तो दिस इज करेक्ट। तो 1 ऑप्शन करेक्ट ही है, तो यही आंसर हो जाएगा 111 का आंसर 2। बाकी के ऑप्शंस भी देख लें। मेजरेबल डिक्रीज इन pH इन द स्ट्रोमा रिलेटेड टू थाइलाकॉइड, तो ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि स्ट्रोमा से क्या किया जा रहा है, H प्लस आयन को रिमूव किया जा रहा है, तो स्ट्रोमा का pH बेसिकली क्या हो जा रहा होगा, इंक्रीज हो जा रहा होगा। pH ऑफ बोथ स्ट्रोमा एंड थाइलाकॉइड ल्यूमेन बिकम इक्वल, तो ऐसा भी नहीं है। सो आंसर विल बी 2, 111 आंसर इज सेकेंड। द फर्स्ट स्टेप इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, तो लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस की सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो पहला स्टेप बोल रहे हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो गलत है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर कई लोगों को हो सकता है आंसर सेकंड किया हो क्योंकि कई लोगों ने, लेकिन देखिए पहला स्टेप क्या होता है, ये होता है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल बाय सनलाइट। 112 आंसर विल बी थर्ड। देखिए क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को जब एक्साइट किया जाता है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है और लाइट से आ रही एनर्जी की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन स्केप कर जाता है, तो क्लोरोफिल में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल या रिएक्शन सेंटर में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, और फिर उस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को भरने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर Mn से लेता है। ठीक है, और Mn क्या करवाता है, फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर करवाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप जो है वो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल बाय सनलाइट होगा। 112 आंसर विल बी 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज incorrect? CF0 is embedded in the thylakoid membrane and forms a transmembrane channel where CF1 protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane towards stroma side. देखिए ये है thylakoid की membrane और इस तरीके से CF0 और CF1 प्रेजेंट होते हैं। तो ये CF0 है, कपलिंग फैक्टर, CF का मतलब कपलिंग फैक्टर होता है, और CF1, तो बिल्कुल सही बात है कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल बनाने का काम कर रहा है CF0, और बाकी CF1 जो है वो बेसिकली हेड है इसका। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स एनफ एनर्जी to cause conformational change in CF1 particle of ATP synthase to form ATP। तो भाई जब प्रोटॉन्स इधर से इधर मूव करते हैं तो इससे क्या होता है, जो ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन हो रहा है, भाई H प्लस यहाँ पर ज़्यादा है, H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा, बाहर कम, तो इस ग्रेडियंट के जो ग्रेडियंट बना हुआ है, इस ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी CF1 के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज कॉज करती है, और इसकी वजह से इसमें प्रेजेंट ATP सिंथेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है और ये क्या बना लेता है, एक ATP बना लेता है। तो ये भी सही हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। केमियोस्मोसिस, तो ये जो प्रोसेस हो रही है इसी को केमियोस्मोसिस कहते हैं हम। रिक्वायर्स ए प्रोटॉन पंप बट नॉट ए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल। तो केमियोस्मोसिस को एक प्रोटॉन पंप चाहिए होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल नहीं चाहिए होता है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, दोनों ही चीज़ें चाहिए, प्रोटॉन पंप भी चाहिए और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल भी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिकली CF0 वाला जो पार्ट है वो एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल के जैसे ही काम कर रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। सो इनकरेक्ट यही है, चौथा। हो सकता है कुछ लोगों ने फोर्थ आंसर लगाया हो,
बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स बोथ इन लाइट एंड डार्क। तो देखिए बायोसिंथेटिक फेज डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो डार्क रिएक्शन जो होता है वो एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इट इज अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, तो वो लाइट में भी होगी और डार्क में भी होगी, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा 113 का 3, 113 का आंसर हो जाएगा तीसरा। If the oxygen of CO2 is radio labeled and provided to the plant, then which of the following will show radioactivity in the cells exposed to the sunlight? ठीक है, तो अगर CO2 को आप रेडियो लेबल कर दोगे यानी उसको रेडियो एक्टिविटी दोगे, तो आपको पता है कि जो CO2 होता है वही रिड्यूस होता है इनटू ग्लूकोज, तो यानी रेडियो एक्टिविटी किसके अंदर आएगी, ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज एक 6 कार्बन की शुगर है, so this is a hexose molecule, आंसर विल बी 1, ठीक है। हेक्सोज के अंदर रेडियो एक्टिविटी आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन केल्विन साइकिल जो आपके एनसीईआरटी में बनी हुई है, बस उसी को रिक्रिएट किया गया है, उसी में कुछ चीजें गायब हैं, उन्हीं को आपको भरना है। देखते हैं भाई, तो देखिए राइबोलोज बाइफॉस्फेट 1,5 बाइफॉस्फेट RUBP बेसिकली, उसका कार्बोक्सिलेशन होता है, तो फिर कार्बोक्सिलेशन से बनता है जो प्रोडक्ट वो है 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर इसका रिडक्शन करते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, तो बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। क्या बनेगा 3, सॉरी शायद इधर ना दिख रहा हो, दिस विल बी 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। तो ये एक 3 कार्बन की शुगर है बेसिकली, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रायोज फॉस्फेट, दिस इज अ ट्रायोज फॉस्फेट, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में लिखा है। फिर इसी ट्रायोज फॉस्फेट से रिवर्स ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन अगर करा देंगे तो ग्लूकोज या सुक्रोज जो भी आपका जो शुगर है वो बेसिकली फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन यानी कि आप ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ग्लाइकोलिसिस में हम बढ़ते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, और फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल और डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल। यहाँ पर DHAP और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आपस में आइसोमराइज भी करते हैं, ये तो ग्लाइकोलिसिस में होता है। रिवर्स ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर आपको ट्रायोज फॉस्फेट से सुक्रोज और स्टार्च जो है वो बनता हुआ मिलेगा, यानी उल्टा रिएक्शन होगी। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, देन उससे फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और फिर ग्लूकोज, ओके। इसके बाद जो स्टेप यहाँ पर लिखी हुई है, सो दिस स्टेप इज ऑफ रीजनरेशन, तो ये ए जो है वो क्या होगा, रीजनरेशन। सो दिस इज रीजनरेशन, तो ए इज रीजनरेशन। तो चलिए भाई देखते हैं, पहला ऑप्शन में लिखा है रीजनरेशन ऑफ पेप, तो गलत हो गया, इससे मतलब नहीं है, RUBP बनना है हमारा, रीजनरेशन। देन थर्ड में OA, फोर्थ में भी रीजनरेशन, तो यानी अभी हमारे पास सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है। देन देखते हैं बी के लिए इन्होंने बोला है 3PGA और फोर्थ ऑप्शन में बी के लिए बोला है ATP, तो ये गलत हो गया, ठीक है। बी हमारा क्या है, 3PGA ही है, तो सेकंड आंसर दिख रहा है हमें। सी में ATP प्लस NADPH प्लस H प्लस, तो 116। टू रिमूव 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम केल्विन साइकिल 6 टर्न्स ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड, तो पहला आंसर हो जाएगा भाई 116 का पहला आंसर है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से है, 6 टर्न्स चाहिए होंगे केल्विन साइकिल के, तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है वो रिमूव हो जाएगा। चलिए, Which of the following is important to continue Kelvin cycle in an uninterrupted manner? Uninterrupted manner में अगर Kelvin cycle आपको चलानी है तो आपको लगातार CO2 एक्सेप्टर का रीजनरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। CO2 एक्सेप्टर यानी RUBP को लगातार रीजनरेट करना पड़ेगा। So 117 आंसर विल बी 2। नेक्स्ट, कंपेयर टू C3 प्लांट C4 प्लांट्स, तो C4 प्लांट और C3 प्लांट के बीच में कंपैरिजन का क्वेश्चन है। देखते हैं सारे ऑप्शंस। कैन कंटिन्यू टू फिक्स CO2 इवन एट रिलेटिवली लो CO2 कंसंट्रेशन, तो ये बात ठीक है कि जो C4 प्लांट्स हैं वो कम CO2 कंसंट्रेशन पर भी प्रॉपर CO2 फिक्सेशन कर सकते हैं। अगर ऑप्टिमम कंसंट्रेशन देखेंगे आप तो C4 के लिए ऑप्टिमम 360 ppm आता है, वहीं C3 के लिए ऑप्टिमम ये लगभग 450 ppm होता है। ऑलराइट, तो सो दिस इज करेक्ट।
हैव हायर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, तो देखिए C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। ग्रो बेटर इन कूल एंड मॉइस्ट कंडीशन, तो कूल और मॉइस्ट कंडीशन नहीं, ड्राई और वार्म कंडीशन में या ड्राई और वार्म कंडीशन के लिए C4 प्लांट्स जो होते हैं वो अडॉप्टेड होते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। डू नॉट यूज रुबिस्को फॉर CO2 फिक्सेशन, रुबिस्को एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, C4 प्लांट्स में बंडल शीथ सेल्स के अंदर जो साइकिल चलती है, ठीक है, तो बंडल शीथ सेल्स में ये C3 साइकिल जो चलती है उसमें रुबिस्को एंजाइम यूज होता है। तो दिस इज रॉन्ग। सो पहला आंसर हो जाएगा 118, आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन C4 प्लांट्स शुगर इन सिंथेसाइज्ड इन, तो C4 प्लांट में शुगर जो है वो बंडल शीथ सेल में ही सिंथेसाइज होगी। अभी जैसे बताया मैंने, कैल्विन साइकिल जो है वो C3 साइकिल जो है वो बंडल शीथ सेल के अंदर चलती है, तो शुगर सिंथेसिस बंडल शीथ सेल में होगी। 119, आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू C4 प्लांट्स, C4 प्लांट्स के रिस्पेक्ट में क्या गलत है, देखते हैं भाई। तो पहला ऑप्शन है बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट इन द लीफ कंटेन ए ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट, दिस इज करेक्ट। तो बंडल शीथ सेल के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो बड़े होते हैं और ए ग्रैनुलर होते हैं, यानी थाइलेकॉइड स्कैटर होते हैं या ग्रेना के फॉर्म में अरेंज नहीं होते हैं। Bundle sheath cells of lead, this is leaf actually, leaf possess granule chloroplast, तो this is wrong, A granule chloroplast होता है। Pape carboxylase occur in mesophyll cell, बिल्कुल सही है। Decarboxylation occurs in bundle sheath cells, ये भी सही है, ठीक है। तो सेकंड आंसर हो जाएगा 120 का आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, द एंजाइम दैट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक CO2 इन C4 प्लांट, तो C4 प्लांट में जो एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स करने वाला एंजाइम है वो आपका पेप कार्बोक्सिलेज या पेपकेज एंजाइम है, ठीक है। सो 121, आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन फेज ऑफ RUBP ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए रीजनरेशन में कितना ATP चाहिए होगा। तो देखिए जब एक CO2 मॉलिक्यूल एंटर करता है साइकिल में तो रीजनरेशन में एक ATP खर्च होता है। एक CO2 मॉलिक्यूल जब एंटर करता है साइकिल के अंदर तो रीजनरेशन में एक ATP खर्चा होता है। अब आपको अगर ग्लूकोज बनाना है तो आपको जाहिर सी बात है 6 CO2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, तो इसके लिए रीजनरेशन की स्टेप में आपको कितने ATP चाहिए होंगे, 6 ATP। तो यहाँ पर आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है, उसके लिए आपको 6 CO2 चाहिए ही होंगे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 122, आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल एंड HSK साइकिल हैश साइकिल जो है वो, तो कैल्विन साइकिल और हैश एंड स्लैक साइकिल या C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। तो देखिए कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल इसीलिए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। और आपका जो C4 साइकिल है इसको C4 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो यहां पर आप देखें, सो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर कैल्विन साइकिल इट विल बी 3 कार्बन कंपाउंड एंड C4 साइकिल के लिए 4 कार्बन कंपाउंड होगा, तो 123 का आंसर यहां पर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय, देखो भैया फोटो रेस्पिरेशन फेवर करता है या फोटो रेस्पिरेशन फेवर होता है हाई टेम्परेचर पर, हाई लाइट इंटेंसिटी पर, ठीक है। तो लो लाइट इंटेंसिटी गलत हो गया, लो O2 एंड हाई CO2 तो ये गलत है, ठीक है। लो टेम्परेचर दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, हाई O2 और लो CO2, तो जब ये कंडीशन होगी तो रुबिस्को एंजाइम की जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और इसलिए फोटो रेस्पिरेशन भी फेवर होगा। तो 124 का आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। 124 आंसर विल बी 4th। 125, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ P700, तो मैंने पूछा था अभी आपसे, ठीक है। तो P700 या PS1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है FRS, ठीक है, दैट इज FRS, ठीक है। FRS जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। 125 आंसर विल बी 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 126, which component of ETS is a mobile carrier, इसमें में से कौन सा मोबाइल कैरियर, देखिए ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 2 मोबाइल कैरियर होते हैं, एक होता है UQ यानी यूबिक्विनॉन और दूसरा होता है साइटोक्रोम C। यूबिक्विनॉन इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है और साइटोक्रोम C जो है वो इनर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ यानी पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ पाया जाता है। ऑलराइट, तो ये इसमें में से देखें अगर तो साइटोक्रोम A है ऑप्शन में, B है और साइटोक्रोम F है, इनमें में से कोई भी नहीं है। पहला आंसर हो जाएगा 126 का आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन
नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ वन पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एटीपी मॉलिक्यूल कितने प्रोड्यूस होंगे जब एक पायरुविक एसिड एक एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होगा। तो देखिए, जब दो पायरुविक एसिड दो मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होते हैं तो इससे आपको मिलते हैं 2 NADH, ठीक है, 2 NADH प्लस H प्लस, ठीक है, या NADH2 बोल रहे हैं आप। तो 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं और एक NADH2 से आपको मिलता है 3 ATP, तो 2 NADH2 से आपको कितने मिलते हैं 6 ATP। लेकिन ये कितने के लिए है, 2 पायरुविक एसिड के लिए। तो एक पायरुविक एसिड के लिए ये आंसर आपका आ जाएगा 3 ATP। सो आंसर विल बी सेकंड, 127 का आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, conversion of pyruvic acid 128, क्वेश्चन नंबर 128, conversion of pyruvic acid into ethyl alcohol is mediated by। तो देखिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अगर देखें आप तो ये आपका पायरुविक एसिड है CH3COCOH, और इसमें सबसे पहले पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज काम करेगा, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज काम करेगा, CO2 यहां से रिमूव हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3CHO और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। अब इसके बाद CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड के ऊपर एंजाइम काम करेगा पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, और पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज जब इस पर काम करेगा तो ये बनाएगा C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इस प्रोसेस में आपका जो है एनर्जी भी यूज होगा, यानी यहां पर आप NADH प्लस H प्लस का यूज भी करते हैं इस प्रोसेस में, तो यहां पर आपको मिलेगा NAD प्लस। ऑलराइट, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, 2 एंजाइम यूज हो रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेज और डीहाइड्रोजिनेज। आंसर विल बी थर्ड, 128, आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुविक एसिड इज द रिजल्ट ऑफ। तो देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना पायरुविक एसिड से ये कहलाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। 129, आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is link between carbohydrate and fat metabolism? तो कि कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म के बीच का लिंक आप अगर अपनी एनसीईआरटी को देखेंगे, एम्फीबोलिक पाथवे में आपको एक फ्लो चार्ट मिलेगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए वो लेवल है जहां पर फैटी एसिड्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करते हैं। फैटी एसिड्स गेट चेंज इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड देन दे एंटर इन द रेस्पिरेटरी पाथवे। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए ही जो है वो लिंक होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म का। आपको ये भी बता दूं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए इसको यूज किया जा सकता है टू फॉर्म मेनी स्टेरॉइड्स, टू फॉर्म मेनी टर्पीन्स, ठीक है। इस प्रकार के कंपाउंड जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो 130 का आंसर हो जाएगा सेकंड, 130 का आंसर होगा सेकंड।